half factor. फाइंड वन हाफ फैक्टर। यहां पर देखिएगा, इधर एल्फा इक्वल टू आई माइनस वन, 1/n-1। एल्फा कंप्लीटली वर्ड यूज किया है, मतलब 100%, 100% है। तो यहाँ पर 100/100, यहाँ पर आई माइनस वन, आई पता करना है। और यहाँ पर टेट्रामेराइज है, ध्यान रखिएगा। टेट्रामेराइज का मतलब कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे होंगे, 4 -1। तो यहाँ पर एक आ जाएगा आई माइनस वन, यहाँ पर 0.25 -1, तो कितना, एक आई माइनस वन, यहाँ पर -0.75। तो इसको यहाँ पर 1 × बराबर आई माइनस वन। तो -0.75 बराबर कितना, आई माइनस वन। आई बराबर 1 -0.75, आई बराबर कितना भैया, 0.25। आई बराबर कितना आ जाएगा, 0.25। आगे लिखिएगा अगला क्वेश्चन। फिनाल एसोसिएट्स इन बेंजीन। फिनाल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू ए सर्टेन एक्सटेंट, to certain extent, to form a dimer. A solution containing 20 × 10⁻³ kilogram of phenol in 1 kilogram benzene has its freezing point depress by 0.69 Kelvin. Calculate fraction of phenol dimerized. Kf for benzene 5.1 Kelvin किलोग्राम पर मोल। कोई एनसीईआरटी बुक लाया है 12वीं वाले? रख दो। आप लोग संख्या कहाँ बड़ी कम हो जा रही है भैया?
क्या बोल रहे हो, तेजी बोलो। अच्छा, दशहरे में छुट्टी है इसलिए पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया है। यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखो, कितना डिजॉल्व किए हो। 20 गुणे 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम या 20 गुणे 10 घात ऋण 3 गुणे 10 घात 3 बराबर 20 ग्राम। इतना ग्राम आपने डिजॉल्व किया है। हाँ, इतना ग्राम आपने डिजॉल्व किया है। कितने में डिजॉल्व किया बेटा, कितने में? 1 किलोग्राम में। ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना है भैया? 0.69 केल्विन। के एफ कितना है? 5.12 केल्विन, किलोग्राम पर मोल। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपका जो फार्मूला होगा डेल्टा टी एफ, यहां पर आई, के एफ, डब्ल्यू ए, यहां पर 1000, यहां पर एम ए, यहां पर डब्ल्यू बी। तो डेल्टा टी एफ 0.069 है, आई मालूम नहीं है, के एफ 5.12 है, डब्ल्यू ए कितना बेटा? 20, यहाँ पर 1000 है, और एम ए मालूम नहीं है। सॉरी, एम ए क्या डिजॉल्व किए हो? फिनाल डिजॉल्व किए ना। फिनाल का मॉलिक्यूलर मास होगा 94। कितना होगा? 94। और डब्ल्यू बी कितने में? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो आई बराबर हो जाएगा 0.69 गुणे 94 बटे 5.12 गुणे 20। इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा बेटा भैया। दशमलव 69 गुणे 94 बटे 20 बटे 5.12 0.633 0.633 ही मान ले रहे हैं। एक बार फिर से देख लिया जाए। 0.69 गुणे 94 बटे 20 बटे 5.12। हाँ, 0.633 आ जाएगा, है ना बेटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आपको फाइंड करना है एल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 1 बटे एन माइनस 1। तो एल्फा पता करना, आई कितना है? 0.63 माइनस 1, यहाँ पर 1/2 माइनस 1। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 0.37। ये माइनस में है, -1 है ना, देखो। तो 1 की वैल्यू इससे क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पर 1/2, तो ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 से 1 घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -0.5। माइनस माइनस हटा दो, 3/7 बटे 0.5। 0.5 को अगर किसी वैल्यू से, मतलब 0.5 से अगर किसी वैल्यू डिवाइड करते हो तो वैल्यू डबल हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसका 37 दूना 74 0.74 इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आज ही हम आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। अभी हम तुरंत डाल ही दे रहे हैं, उसको आप करके देखिएगा। चूंकि टाइम बहुत नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस करा पाए ना बेटा, तो हम डाल दे रहे हैं। एक करा दिए, 2-3 और हैं, उनको आप करिएगा। और बताइएगा जहां पे नहीं बनेगा। और एक क्वेश्चन हम आपके उससे करा दे रहे हैं, एनसीईआरटी से करा दे रहे हैं, ठीक भैया। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, उनको आप देखिएगा।
लिखो। 19.5 ग्राम of fluoroester acid is dissolved in, ये 5 है, 500 ग्राम water. The depression in freezing point of water is observed by 1 degree Celsius. Calculate Want-Half factor and dissociation constant of fluoroester acid. ध्यान देना बेटा, यहां पर कितना डिजॉल्व किए हो, कितना डिजॉल्व किए हो, WA 19 दशमलव कितने में डिजॉल्व किए हो, 500 ग्राम में। डेल्टा TF कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। और यहां पर KF वाटर का आपको याद होना चाहिए, दिया नहीं है। और कुछ तो नहीं दिया है, नहीं। तो पहले हम लोग Want-Half फैक्टर I निकाल लेते हैं, लेकिन पहले उसके पहले M निकाल लेते हैं, स्मॉल m। WA यहां पर बोलना बेटा, MA 1000 बटे WB। क्यों, यहां पर WA 19.5 है, MA हमें लगता है 76 होना चाहिए, जहां तक हमें लग रहा है। क्यों 76, ये ध्यान दो। कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, तो 3 हो गया, कार्बन 2 हो गया, तो 12 दूनी 24 और 3 27, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 27 और 32 59 हो गया, ये 78 होगा। फ्लोरीन का 19 होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, 19, 78। तो 19 चौक 76 होता ना, तो ये नीचे आ जाएगा 4, ये ऊपर आ जाएगा 2, ये फिर आ जाएगा नीचे 2, मतलब 1/2, मतलब 0.5 आ गया। कितना आ गया, और देखना बेटा, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू स्मॉल m। तो डेल्टा TF कितना है, 1, I मालूम नहीं, KF कितना है 1.86, और m कितना है 0.5। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.93। इन दोनों को गुणा करोगे तो इसका आधा हो जाएगा 0.93। अब 1 को 0.93 से भाग दे दो। एक को आप क्या करोगे, 0.93 से भाग दे दो, तो 1/0.93 कितना आ जाएगा बेटा, 1.075। कितना आ जाएगा, 1.075। यहाँ पर अल्फा, अच्छा ये ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ये एसिटिक एसिड कहा है ना, ये ध्यान देना, ये मतलब एसिड बोला है, तो एसिड है, इसका मतलब आयन में टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, CH2F COO- और H+। कितने आयन बन गए, कितने आयन बन गए, 2। तो n की वैल्यू कितना हो गई, n की वैल्यू 2।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन, यहाँ पर एन माइनस वन। ये अल्फा पूछा गया है, डिग्री है, पहले तो आई पूछा है और फिर क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। अच्छा आई भी नहीं मालूम है ना, हाँ ये आई आ गया है। तो पहले अल्फा पता किया जाए, 1.075 माइनस आई, एन की वैल्यू कितना आ गई, 2 माइनस 1, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0.075, ये अल्फा आ गया। और ये ध्यान दो के ए इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर एम बराबर सी मानेंगे, क्या मानेंगे, एम बराबर सी। तो के ए बराबर कितना, सी की वैल्यू 0.5 और अल्फा 0.05। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे। ध्यान दो इसके नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे या ऊपर वाला कोई एक क्वेश्चन है, बुक हमने दे दिया है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, जस्ट ऊपर वाला, उसमें के ए दिया है, क्या दिया है, के, हम समझा दे रहे हैं, उसको लगा लीजिएगा। और कैलकुलेट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम, वहां पर ये डेल्टा टीएफ पता करना है। क्या पता करना है, ध्यान देना, इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ये आपको पता करना है, ये चीज पता करना है। और के ए दिया गया है, क्या दिया गया है, एक के ए दिया गया, मतलब आपको उल्टा चलना है। बाकी डिजॉल्व किया ही है, तो जो डिजॉल्व किया है पहले आप, सबसे पहले आप यहाँ पर एम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, एम का मतलब सी मिल जाएगा। तो सी मिल जाएगा, के ए दिया गया है, तो अल्फा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा को आप यहाँ पर रखेंगे तो एन आपको मालूम है, ए से टूटेगा तो 2 बनेगा। तो यहाँ के ए दिया गया है, सी आप यहाँ से निकाल के यहाँ पर रखेंगे, इस फार्मूले से आपको अल्फा मिल गया। अल्फा यहाँ रखेंगे, एन की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आई मिल गया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, ये अल्फा यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आपको आई, ठीक है। यहां से आपको आई मिल गया, आई यहाँ पर लिख लिए, एम आप यहाँ पर सॉल्व कर ही चुके हैं, तो अब यहाँ पर आई लिख लिए, यहाँ पर एम मिल ही गया, के एफ आपको दिया होगा या मालूम होना चाहिए, तो अब डेल्टा टी एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसमें सीधा सीधा चला गया, उसमें उल्टा उल्टा चला जाएगा, ठीक है। ये इतना करना तो बना लेंगे ना। तो वो क्वेश्चन आप एक इसके जस्ट ऊपर वाला बना लेंगे, 2-3 क्वेश्चन हमने भेज दिया वो बना लेंगे, आप बताएंगे पिछले क्वेश्चन पे बाकी सारा सॉल्व करा दिया गया था। कहीं अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। आपकी अगली यूनिट होगी केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के पहले पीरियडिसिटी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अब जैसा सिलेबस में मेंशन किया गया है वैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको, और 11th आप पढ़ चुके हैं तो माना जाएगा कि उतना आपको मालूम होगा। अभी तक हमने आपको 2 यूनिट पढ़ाया है और दोनों में पूरा क्वेश्चन ही लगवाया है, यही तो, मतलब थ्योरी कम पढ़ाए हैं और क्वेश्चन ज्यादा लगवाए हैं। अभी ऐसा चैप्टर मिल रहा है जहाँ में क्वेश्चन नहीं लगवाना है, तो आप भी राहत की सांस ले सकते हैं और हम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। अगर देखा जाए बेटा कोई भी एटम जुड़ता क्यों है, बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एटम कंबाइन, आप लिखते चलें, जहां पे चर्चा हो मत करना होगा वहां पर चर्चा किया जाएगा। एटम कंबाइन टू गेन स्टेबिलिटी। एटम क्यों कंबाइन करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी, कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी, आप में से कोई बताएगा कि स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग लोअर लेवल पे पढ़ते थे कि एटम जब जुड़ते हैं तो अपना आर्कटेक पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जिसमें एटम का आर्कटेक पूरा नहीं होता, फिर भी बॉन्ड बनाए होते हैं।
तो अगर आपसे कहा जाए कि क्यों जुड़ते हैं, तो आप आर्कटेक पूरा करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कहेंगे। स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी? एज ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ये ध्यान दो, एरो ऊपर जहां पर लगा होगा उसको इंक्रीजेज बोलेंगे, और डिक्रीजेज के लिए एरो नीचे कर देंगे, हालांकि यहाँ पर किए नहीं है। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? तो आप कहेंगे जब बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी। आई बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। आई बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है बेटा, ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ पर H जुड़ेगा, H2 बनेगा, डेल्टा H यहाँ पर -X किलो कैलोरी हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि जहां पर एक्सोथर्मिक होता है वहां पर ये डेल्टा H क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये एक्सोथर्मिक है। स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो ही गया है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाता है। अच्छा, और देखिएगा, जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो अपना आर्कटेक पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं प्रयास नहीं करता, करता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटम टेंड मतलब टेंडेंसी रखते हैं टू कंप्लीट देयर आर्कटेक, बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो। दिस इज नॉट ऑलवेज सो मतलब ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। लाइक इन भैया, लाइक इन VF3, VCl3, VBr3, BI3, AlCl3, ये इनकम्प्लीट आर्कटेक है। क्या बेटा? इनकम्प्लीट आर्कटेक। और यहां पर SF4, SF6, PCl5, IF7, XEF4, ये एक्सपेंडेड आर्कटेक हैं। ये क्या बेटा? एक्सपेंडेड आर्कटेक हैं। मतलब ये ध्यान दो, अगर आर्कटेक पूरा करने के लिए बॉन्ड बनता तो जीनान का आर्कटेक पहले से पूरा है। इनर्ट गैस है ना, ये बॉन्ड क्यों बनाता? ठीक है, तो बॉन्ड क्यों बना रहा है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब जब बॉन्ड बनता है तो जो एलिमेंट हैं ये आर्कटेक कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल आर्कटेक कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं ऐसा नहीं है। मेन एम इनका होता है क्या करना बेटा? स्टेबिलिटी गेन करना, ये इनका मेन एम होता है। ठीक है। अच्छा, जब एटम बॉन्ड बनाते हैं, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि जैसे नेचर में जो इनर्ट गैस होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, उनको बॉन्ड बनाना चाहिए। आप कहोगे वो पहले से स्टेबल हैं, थोड़ा और स्टेबल हो जाए। जैसे कोई किसी पास मान लो बहुत पैसा है, थोड़ा और मिल जाए तो कोई दिक्कत होगी? होगी दिक्कत? नहीं, थोड़ा और मिल गया और अच्छा लगा, तो वो पहले से स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बॉन्ड बनाकर और स्टेबल हो जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर जब एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यहां पर लिख लेंगे when atom
हैज टेंडेंसी या एटम हैज कम टू फॉर्म बॉन्ड, they faces two type of force, उनके बीच में दो तरह का फोर्स लगता है। ध्यान दो बेटा, जब एटम नजदीक आते हैं बांड बनाने के लिए तो उनके बीच में दो टाइप का फोर्स लगता है। कौन सा भैया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दो टाइप का फोर्स लगेगा। देखें यहां पर, ये इनका न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। ये जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखो बेटा, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा ये। लेकिन एक का जो न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो टू टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। ये कहां पर बेटा? इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। और दूसरा क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। भैया, इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, इधर ध्यान दो, इधर। अब दोनों के एटम एक दूसरे, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब ये ध्यान देना है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है तो नजदीक आएंगे और बांड बना लेंगे, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है तो दूर चले जाएंगे और बांड नहीं बनेगा। तो जहां पर भी बांड बनता है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जहां पर भी बांड नहीं बनता वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कहां पर रिपल्सन ज्यादा है और कहां पर। आपसे कोई कहे कि इनके बीच में बांड क्यों नहीं बनता, आप कहेंगे रिपल्सन ज्यादा है। बांड क्यों बनता है? अट्रैक्शन ज्यादा है। तो यहां पर इफ रिपल्सिव फोर्स greater than attractive force, bond form, sorry, bond not form. Bond is not formed. If repulsive force less than attractive force, bond is formed. तो अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है बांड नहीं बनेगा, रिपल्सिव फोर्स कम है तो बांड क्या होगा बेटा? बनेगा। इसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड,
टाइप ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर पहला आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, इसको आप पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? पोलर बॉन्ड। कॉन्सेप्ट बाय कोसेल। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कोसेल ने। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। in between two oppositively charged ions, formed by loss and gain of electron. Electrostatic force of attraction in between two oppositively charged ions formed by loss and gain of electron. कहाँ पे? अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ये लास्ट वाले जो तीनों, इनको सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। लास्ट वाले तीनों क्या कहेंगे? सेकेंडरी फोर्स। ये सेकेंडरी फोर्स है। इन तीनों को प्राइमरी फोर्स, चारों को प्राइमरी फोर्स कहेंगे। प्राइमरी फोर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। सेकेंडरी फोर्स में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, NaCl का एग्जांपल लिया जाए। ये NaCl सॉलिड होता है, तो यहाँ पर ये सोडियम सॉलिड होता है। इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये Na प्लस Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। यहाँ पर MgO लिखा जाए, ये ध्यान देना, ये MgO सॉलिड है। मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन गया Mg डबल प्लस और ये हो गया O डबल माइनस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये CaF2 है। यहाँ पर ध्यान दो, फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 चाहिए। कैल्शियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, लेकिन फ्लोरीन लेगा 1 ही और ये देगा 2, तो फिर क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 1 को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो
तो इस तरह से एक फ्लोरीन पर 1 माइनस, लेकिन कैल्शियम पर कितना आ गया 2 माइनस, ये 1 माइनस, इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहां पर देखिए बेटा Al2O3 है, ये भी सॉलिड है। यहां पर देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन को 2 चाहिए और एल्युमिनियम 3 देगा, तो 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए 6, और 2 एल्युमिनियम देगा कितना 6। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ये ये मिटा दें इसको। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसको पढ़ाएंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम। शुड ग्रेटर देन 1.7। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एटम शुड बी लेस। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है तो कम होना चाहिए जिससे आसानी से निकल जाए। और एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटम शुड बी हाई। दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी निकलती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक आसानी से दे दे और दूसरा आसानी से ले ले, यही तो चाहिए आयन बनने के लिए। ठीक बेटा। तीसरा पॉइंट, आउटर मोस्ट सेल of one atom should have
1 or 2 electron, and other atom should have 6 or 7 electron, i.e. one atom should related from first or second group, and other atom should related from 6th or 7th group. यहां पर ध्यान दो, फर्स्ट ए और सेकंड ए एंड 6A और 7th ए। तो एक एटम फर्स्ट ए या सेकंड ए से, दूसरा 6A या 7th ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरान मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्टली लिखा गया, हमेशा नहीं लिखा गया है। और भी ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, मेटल प्लस नॉन मेटल, मतलब अगर मेटल और नॉन मेटल जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयनिक। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवैलेंट। तो दो नॉन मेटल अगर जुड़ेगा आपस में तो कोवैलेंट बनाएंगे, लेकिन एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल जुड़ेगा तो वो आयनिक बनाएगा। और चौथा पॉइंट है लैटिस एनर्जी। ऑफ कंपाउंड should be high. Lattice energy of compound should be high. Lattice energy of compound should be high. तो कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए लैटिस एनर्जी है क्या, यहां पर लैटिस एनर्जी हेडिंग डाल लेंगे, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड on the formation of one mole compound, one mole ionic compound from their constituent ion, from their constituent ion। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी। यहां पर ध्यान दो, Na ये प्लस है, ये गैसियस स्टेट में होगा, Cl माइनस ये गैसियस स्टेट में होगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो NaCl ये सॉलिड बन जाएगा और यहां पर एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H, ये -x किलो कैलोरी। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लैटिस एनर्जी U से रिप्रेजेंट करेंगे।
लैटिस एनर्जी यहाँ पर लिख दिया गया है। रिमूव करें इसको भैया, रिमूव कर रहे हैं। ये -x किलो कैलोरी है भैया, रिमूव करें। चलो देखो यहाँ पर, इधर देखिएगा सभी लोग, एक फिजिक्स में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टेट में, यहाँ पर ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी करके बोला गया होगा। क्या भैया, 1/4 ε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। R फोर्स में R स्क्वायर होगा ना, एनर्जी में R होगा। तो यहां पर ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या कुछ करके पढ़े होंगे। तो ये जो Q1 Q2 है, दो चार्ज हैं, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, उन पर चार्ज क्या है और R उनके बीच में दूरी क्या है। तो उसी को यहां पर हम लोग लैटिस एनर्जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रश्न होगा, और दूरी के क्या होगा। तो यहां पर जो मतलब चार्ज की जो दूरी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उनके न्यूक्लियस की दूरी पढ़ेंगे। यहां पर जो दो आयन की अगर दूरी पढ़ रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस की दूरी पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, और यहां पर ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है। तो कहां पर न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज्यादा है, पहले केस में या दूसरे केस में, दूसरे केस में। तो यहां पर हम लोग न्यूक्लियस की दूरी देखेंगे, उसी को दूरी बोलेंगे। तो न्यूक्लियस की दूरी तब ज्यादा होगी जब एटम की साइज बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी हो। तो इसका मतलब यहां पर अगर लैटिस एनर्जी की बात किया जाए तो ये चार्ज डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। चार्ज डेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन साइज जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतना क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो ये आप देख रहे हो लैटिस एनर्जी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। यहां पर नोट करके लैटिस एनर्जी ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव में कहा जाए बल्कि वैलेंट कहा जाए, डाई वैलेंट आयन। डाइवैलेंट, डाई यूनिवैलेंट एंड यूनिवैलेंट आयन। यहां पर ध्यान दो, Mg प्लस O डबल माइनस Mg डबल प्लस F माइनस और Na प्लस, बोलो भैया, F माइनस। यहां पर देख लो, इधर ध्यान दो, दोनों की बैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम पर कितना प्लस होता है, 2, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस। तो 2 प्लस 2 माइनस डाई वैलेंट, 2 प्लस 1 माइनस डाई यूनिवैलेंट, 1 प्लस 1 माइनस यूनिवैलेंट। और यहां पर इसको ऐसे भी यहां पर बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी और कम है। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर
LIF, LICL, LIVR, LII। आप नीचे जा रहे हो तो नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, सो लैटिस एनर्जी घटेगी। यहां पर एक और एग्जांपल लिख लिया जाए, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। तो यहां साइज बढ़ रही है किसकी? एनायन की। कैटायन तो सेम है। यहां पर ध्यान दो बेटा, NaCl, MgCl2, AlCl3, +1 -1 +2 -1 +3 -1, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो सेम है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, सो लैटिस एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीजेज। यहां पर नोट करके लिखना है, फॉर वेरी लार्ज एनायन, on increase in size of cation, lattice energy nearly remains same। Like for C2O4 double minus, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस। अगर एनायन की साइज बहुत बड़ी है तो कैटायन की साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी नियरली सेम रहेगी। ध्यान देना बेटा, ये BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, PbSO4। यहां पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज बट लैटिस एनर्जी इज नियरली सेम एज साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। क्यों भैया? चूंकि एनायन की साइज क्या है? बड़ी है। एनायन की साइज क्या है भैया? बड़ी है। एनायन की साइज बड़ी है। चलें बेटा आगे रिव्यू करें तो फिर से सुन लो। यहाँ साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रही है, इसलिए लैटिस एनर्जी क्या लिख रहे हो? डिक्रीज। लेकिन आपने नोट करके लिखा जैसे कुछ आयन के लिए, वो आयन कौन है आपके? ऑक्जेलेट आयन, C2O4 को ऑक्जेलेट कहेंगे। सल्फेट आयन, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो जब एनायन की साइज बहुत बड़ी हो तो कैटायन की साइज में चेंज होने पर लैटिस एनर्जी में बहुत फर्क नहीं पड़ता और लगभग कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर बट U मीन्स लैटिस एनर्जी इज नियरली सेम एज साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। तो यहाँ पर एनायन की साइज बहुत बड़ी है। रिमूव करें इसको। चलो बेटा
तो आपको लैटिस एनर्जी पढ़ा रहे थे। अब आगे, तो ये कंडीशन थी फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की ये कंडीशन थी। चलो देखें बेटा, आगे आप लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, number of electron loss or gain by an atom to form ionic bond. Number of electron loss or gain by an atom to form ionic bond. तो किसी भी एटम के द्वारा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। कैटायन ऑफ P एंड D ब्लॉक, represent variable electrovalency। जो P और D ब्लॉक के कैटायन हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है। कारण, रीजन, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी of cation of D block is due to unstable core। ये ध्यान दो, ये ध्यान देना बेटा, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो पार्ट बचता है उसको कोर कहते हैं। सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर से ध्यान सुन लो, सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब जो पार्ट बचेगा उसको कर्नल कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन एक मतलब सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तब जो पार्ट बचेगा उसको क्या कहेंगे? कोर। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो गया। ठीक है, Fe डबल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, ये CO डबल प्लस, CO ट्रिपल प्लस। तो ध्यान रखिएगा ये अनस्टेबल कोर हैं और ये क्या है? स्टेबल कोर। यहां पर कैटायन ऑफ P ब्लॉक represent variable electrovalency due to inert pair effect। Due to inert pair effect, cation of P block represent variable electrovalency ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? ये ध्यान दो, रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ध्यान दो बेटा, ये इधर यहाँ पहले से ध्यान समझो, ये थर्ड ए ग्रुप है। क्या है थर्ड ए ग्रुप? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये NS2 होगा, NP1 होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो, अगर केमिकल बॉन्ड में N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के P सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कुल कितने हो गए 3। तो अगर P इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया और S इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गई 3। लेकिन अगर केवल P इलेक्ट्रॉन भाग ले और NS इलेक्ट्रॉन भाग ना ले, रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, रिलक्टेंस का मतलब रिलीज हो जाए, मतलब फ्री हो जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग न ले, तो कौन भाग ले रहा है फिर P, तो फिर बैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे ये बोरान है, एल्युमिनियम है, ये इंडियम है, ये थैलियम, सॉरी गैलियम छूट गया, ये गैलियम है, इंडियम, थैलियम। यहां पर इनकी जो बैलेंसी होगी +3 होगी, +3 और +1 होगी। यहां पर इसी तरह से कार्बन फैमिली ले लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन उल्टा लिख दिए, और लेड। तो यहां पर टिन और लेड है, तो यहां पर इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +4 होगी, +2 और +4 दोनों होगी। यहां पर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP2 है। तो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब P के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और S के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 4। तो बैलेंसी कितना हो गई 4। S का इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब S इलेक्ट्रॉन का ना निकलना ही इनर्ट पेयर है, ना निकला, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2। तो बैलेंसी क्या हो जाएगी 2। तो अगर चारों निकल गए तो 4 और S वाला नहीं निकला तो 2। समझ ना? तो अगर आपसे कहा जाए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो NS इलेक्ट्रॉन का केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ना लेना क्या कहलाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाएगा। आगे लिखिएगा, इट अकर ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, इट अकर ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, it occur due to more penetration effect। penetration को हिंदी में क्या बोलेंगे, भेदन इफेक्ट ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। it occur due to more penetration effect, हिंदी में कहेंगे भेदन प्रभाव, हिंदी में क्या कहेंगे भेदन प्रभाव। तो NS इलेक्ट्रॉन के अधिक भेदन प्रभाव के कारण या पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण ये पाया जाएगा। आप लोगों को ऑफबाउ प्रिंसिपल मैडम ने पढ़ाया होगा और वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया होगा। कैसे बताएं ये हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ध्यान दें, एक लाइन में कैसे याद करते हैं ये ध्यान देना। यहाँ पर 1s, ये 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। आपको हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। याद करने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्वांटम नंबर 1 से 7 तक आपने लिखा है, ठीक है, 1 से 7 तक लिखा है।
तो अगर एक को छोड़ दिया जाए तो 2 से 7 तक लिखा है, 2